गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल अपन ने परभक्षण पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है स्पर्धा। ठीक है। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो निश्चय था कि जैव विकास में अंतर्ज्वारीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में डायरेक्ट आ जाती है। अंतर्ज्वारीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे अंतराज्वारी कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए अंतर्जातीय। ठीक है। आमतौर पर ये माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियाँ उन्हें संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। पहली बात तो ये है कि असंबद्ध जातियाँ भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती है। ये लाइन ये बोल रही है कि मतलब जब एक अपन कम्युनिटी में लोग रहते हैं, एक जगह पे ग्रुप में लोग रहते हैं, तो उनके बीच में स्पर्धा होती है, मतलब कंपटीशन होता है संसाधनों को लेके, भोजन को लेके, रहने के स्थान को लेके। तो पहले ये बोला जाता कि एक जैसी कम्युनिटी के लोगों के बीच में ये कंपटीशन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ना अलग अलग जो जातियाँ होती हैं ना उनके बीच में भी कंपटीशन होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहाँ की आवासीय मछलियाँ साझा आहार झील में प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती हैं। दूसरी बात है स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। मतलब कंपटीशन कब होगा? जब भोजन और रहने के लिए स्थान सीमित होगा, कम होगा, तभी तो कंपटीशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है। बाधा स्पर्धा में एक जाति की असंदक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और संदिग्ध उपस्थिति के कारण घट सकती है। मतलब क्या होती है, कम्युनिटी है, दो जातियों के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो एक स्ट्रांग होगी और एक पुअर होगी, वीक होगी, तो वो वीक वाली हार जाएगी, भले ही संसाधन आहार या स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर के रूप में मापित दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किसी किए गए प्रयोगों से दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसे कि गॉस और दूसरे पारिस्थितिज्ञों ने कहा है कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से जो उत्तम जाती है वो जीत जाती है। मतलब जैसे कि ग्रुप के बीच में कंपटीशन हो रहा है, जो अच्छे से जो स्ट्रांग है वो जीत जाएगा, अंततः मतलब जो पुअर वाली वीक वाली कम्युनिटी है वो हार जाएगी। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार के स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते थे। तो गैलोपेगो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद अबीडंग की कुछ एक 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गई, जिसका स्पष्ट कारण है क्योंकि गैलोपेगो द्वीप में जब बकरियां है ना, वो जो अम्बिगडन है ना, वो धीरे धीरे घास को खाते थे और जो बकरियां होती वो फास्ट घास को खाती थी। तो उसके कारण अम्बिगडन को फूड नहीं मिला और वो विलुप्त हो गए। बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा स्पर्धी मोचन है। स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो जाता है, स्पर्धी रूप से जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। मतलब क्या ये बोल रहा है कि जब जो स्ट्रांग वाली होती है ना वो पुअर वालों को तो हरा देती है, तो फिर वो जो स्ट्रांग वाली है ना वो अपना पूरा क्षेत्र का विस्तार कर लेती है दूर दूर तक। कॉर्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया है कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्निकल बैलेनस के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता और इससे छोटे बार्निकल चैथेमल्स को उस क्षेत्र से निकाल दिया गया। आमतौर पर मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अत्यधिक प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। ये पैराग्राफ और ये आपको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि स्पर्धा में पता आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यहाँ से पूरे पेज में से कुछ लाइनों को उठा लिया जाएगा, फिर बोलेंगे कि परजीविता है, परभक्षिता है, किसके एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना ये कॉर्नेल वाला और अबिंगडन बकरियों वाला ये सब स्पर्धा के एग्जाम्पल है। ठीक है। उसमें अपन आगे पढ़ते हैं गॉस से स्पर्धी मोचन का नियम। ये भी आता है स्पर्धी अपवर्जन का नियम किसने दिया? गॉस। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जाती है, अनंत विलुप्त हो जाता है। अपन को पता है कि कम्युनिटी में जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जो वीक इंसान है वो हार जाता है। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे गौर समन्वयीकरण की पुष्टि नहीं करते। वे प्रकृति में अंतर्ज्वारी स्पर्धा होने के नकारते हैं तो नहीं
पर वे इस और ध्यान दिलाते इस स्पर्धा सामना करने वाली जातियाँ ऐसी क्रियाविधि विकसित कर लेती है जो बहिष्कार की बजाय सहअस्तित्व को बढ़ावा दे, और इसे संसाधन विभाजन का नियम कहते हैं। तो संसाधन विभाजन नियम के अनुसार क्या होता है कि जब दो जातियों के बीच में युद्ध होता है या फिर किसी खाने को लेके, रहने के स्थान को लेके, तो वो क्या करती है कि चीज़ों को बांट लेती है, ठीक है ना। तो वो भी एक अच्छा उपाय है संसाधन विभाजन का, ठीक है। अगर दो जातियाँ एक ही संसाधन न के लिए स्पर्धा करती है, उदाहरण के लिए अशन के लिए भिन्न समय तथा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास संसाधन सीमित है तो क्या करो, आप अपने खाने के टाइम को बदल दो। अगर दो जातियों के बीच में कंपटीशन कम कराना है तो उनके खाने के टाइम को बदल दो या फिर कुछ अलग खा लो, ठीक है। उसके बाद में मैक आर्थर ने दिखाया कि एक पेड़ पर ये फुदकी की 5 निकटतम संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नता के कारण साथ साथ रह सके। ये इन्होंने संसाधन विभाजन का नियम दिया है कि जो ये पेड़ पर रहने वाले जो पक्षी हैं, इन्होंने संसाधन विभाजन कर लिया, अपने खाने के चारण को और खाने के टाइम को चेंज कर लिया ताकि कंपटीशन कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद में परजीविता बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ के जाके इकोलॉजी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।